आपको लगता है कि अभी अभी शुरुआत है बीजेपी के लिए, साउथ साइड में बीजेपी के लिए शुरुआत है, और आज तेलंगाना में क्योंकि किसी ने बीजेपी के प्रदर्शन पर चर्चा नहीं की है अभी तक, क्योंकि कांग्रेस वहां पर मजबूत स्थिति के साथ थी, तो कांग्रेस की चर्चा आज हो रही है क्योंकि 3:1 का बहरहाल उसमें रेशो देखने को मिला। लेकिन प्रेम कुमार जी, आप पूरे एनालिसिस में अगर मैं राजस्थान सेंट्रिक बात करूं, क्योंकि लगातार अशोक गहलोत अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे थे, वसुंधरा राजे का चेहरा आगे बीजेपी की तरफ से किया नहीं गया था, लेकिन पिछले कुछ वक्त में बड़े मुद्दे बीजेपी ने उठाए। आप उसमें ईडी की बात कर लीजिए, पेपर लीक जैसा मुद्दा, लाल डायरी, क्या आपको लगता है ये सब डेंट कर गए और इससे भी ज्यादा अंदर खाने की बगावत और दो फाड़ कांग्रेस के लिए सबसे कमजोर साबित हुई? देखिए, निश्चित रूप से आप जितनी बातें प्रश्न में कह रही हैं वो सब काम कर रहा था, और इसके बावजूद कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत हाथ मिला रहे थे राहुल गांधी की मौजूदगी में, पर दिल नहीं मिले थे। फिर भी ऐसा कोई वाकया नहीं दिखा कि दोनों अपने मन से जनता के बीच आके इकट्ठा हों, यानी एक विश्वास अविश्वास या बना रहा जनता में कि फिर से अगर ये जीत कर आए तो कहीं पहले जैसी ही स्थिति फिर से न पैदा हो जाए। तो यानी इस बात का विश्वास जो दिलाना था वो दिलाया नहीं जा सका। ये बात तो आत्मचिंतन करने की होगी ही, और इसका मैसेज भी मिला है। और दूसरी बात है कि ये प्रेम सर, आप इसमें अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन ऐसा कैसे कि जो कांग्रेस के लिए कर्नाटक में काम कर गया, जो गारंटीज कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए सामने रखी, वहां पर वो काम करती नजर आई, लेकिन वही राजस्थान में फेल हो गई। ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा दाव था, जातीय जनगणना एक बड़ा दाव था, फ्रीबीज एक बड़ा दाव था, नए जिले बनाना बड़ा दाव था, नए जिले बनाना, चिरंजीवी बीमा योजना, कैसे जो कर्नाटक में काम किया वो राजस्थान में कांग्रेस के लिए काम ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब लाडली योजना मध्य प्रदेश में काम कर सकती है तो चिरंजीवी राजस्थान में क्यों नहीं काम? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका उत्तर थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि रणनीतिक रूप से जब से कर्नाटक में बीजेपी हारी है उसके बाद से रणनीतिक रूप से एक ऐसी योजना पर, चुनाव जीतने की योजना पर भारतीय जनता पार्टी चली है। उसमें आप देखेंगे कि अधिक से अधिक उम्मीदवार को खड़ा किया जाना, सपोर्ट करना। और आप याद कीजिए, अमित शाह जी मध्य प्रदेश में बोल रहे थे, लेकिन सब पे लागू हो रहा था। मध्य प्रदेश में अमित शाह जी कह रहे थे कि सपा और बसपा को कार्यकर्ता जरूरत से ज्यादा मदद कीजिए, वो मजबूत होंगे तो हमारी मदद होगी। तो ये जो रणनीति थी, निर्दलीय उम्मीदवारों को भी फिनांस करके मदद दिया गया, चाहे ये सब साइलेंटली हो रहा था। आज हम उस चीज को वॉच कर पा रहे हैं, उस समय पैन लेवल पर नहीं समझ पा रहे थे, या तो और उसके इफेक्ट को भी नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन ये जब इम्पैक्ट आया है, परिणाम आया है, तो ये जो रणनीति, उम्मीदवार तो पहले भी होते हैं, एक से ज्यादा निर्दलीय कई भी होते हैं, लेकिन किसी निर्दलीय उम्मीदवार या उम्मीदवारों को उसकी जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल करना ताकि कांग्रेस का नुकसान हो और हमारा फायदा हो, ये एक नई रणनीति पूरे चुनाव में दिखी है। इस पर हम पूरा लेख लिखेंगे, क्योंकि आज तो वक्त ही नहीं है, तो हम तैयार आज तो आपका व्यस्ततम दिन बीता है, इसीलिए कल ही उसको लेकर मौका मिल पाएगा और फिर उसके बाद हम एडिटोरियल के तौर पर बहरहाल उसको पढ़ेंगे। नेहा रस्तोगी, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन आपने सुना होगा, आज उन्होंने 4 जातियों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का ऐलान शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया, नारी सशक्तिकरण बिल केंद्र की तरफ से लाया गया, और हर एक मंच से प्रधानमंत्री इसका जिक्र करना नहीं भूलते कि नारियों को, महिलाओं को बराबरी में साथ लेकर चलना होगा, तभी देश का विकास असल मायने में होगा। ये एक बहुत अलग तरीके का नैरेटिव है, लेकिन ये फीमेल्स को कितना इंप्रेस करता है? देखिए पूर्णिमा जी, ये बात आपने बहुत सही बोला। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम महिलाओं का जीत है, ये आपका जीत है, ये मेरा जीत है। कि ये चीज़ साफ क्लियर हो चुका है कि जिस देश में, जिस घर पे एक महिला के पूजे होते हैं, वो हमेशा वो आगे रहता है। ये 18 साल के कार्यकाल के बाद भी आज फिर से वो वापस जीत और भारी बहुमत के साथ जीत में आना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। हम महिलाओं के लिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कार्य किया गया है, आगे भी उनसे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा कार्य होते रहेगा महिलाओं के प्रति। तो एक बहुत ही हमारे के लिए सपोर्टिव स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको स्टेट ने एग्जीक्यूट किया है बहुत ही अच्छे तरीके से।
तो इसी वजह से वहाँ पे एक अच्छे भारी मात्रा में उन्हें वोट मिला और हम आज जीत कर बैठे हैं। लेकिन कैसे शिवम त्यागी, कैसे ये हुआ? क्योंकि अगर मैं आज इन तीनों राज्यों की बात करूं तो चाहे युवा हों या फिर महिलाएं हों या फिर कर्मचारी हों, दलित हों, ओबीसी हों, सवर्ण हों, ये कौन सा मोदी का करिश्मा है कि सब उस फ्लो में चले जाते हैं कि ये कह दिया जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप थोड़ा सा इसको अगर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए जिस तरीके से सारी चीज़ें घटी। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं खेमेबंदी राजस्थान में थी कांग्रेस में, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं परिवारवाद, दो अलग अलग परिवार जो है, बागी तो बीजेपी में भी हुए। वही मैं उसी पर आना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में भी थोड़ा आपस में उनकी खेमेबंदी थी, दो परिवार आपस में लड़ रहे थे, तमाम चीजें थी। उससे आप किसी भी मैंडेट में 2 से 4 सीटों का डिफ्लेक्शन देख सकते हैं, लेकिन ये प्रचंड बहुमत बताता है कि ये कहीं उससे ज्यादा बढ़कर, बेशक पोल्स ने अलग अलग स्टैट्स जरूर दिखाए, लेकिन ये जीत जो है, ये विश्वास जो है, ये प्रधानमंत्री पर आधारित है। लगातार किसी एक नेता का इतने लंबे समय तक ट्रैक रिकॉर्ड इतना बेहतर होना आसान काम नहीं है। आज भी ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही नेता के तौर पर सबसे बड़े उसमें देखा जाता है। अदरवाइज अगर आप कहीं और देखें तो कहीं पर और ऐसा सिनारियो नहीं है। और इसका रीजन भी है, जहां तक महिलाओं की बात है, आप एक चीज कह सकते हैं कि भाई हम महिलाओं के लिए तमाम काम करेंगे, उनको जो है आगे बढ़ाएंगे, उनको रिजर्वेशन देंगे। उत्तर प्रदेश में कमाल की बात है, आप राजस्थान में आप वहां उनको रिजर्वेशन नहीं देते, आप छत्तीसगढ़ में आप वहां उनको रिजर्वेशन नहीं देते, लेकिन आप जाकर कहते हैं उत्तर प्रदेश में कि हम उनको वहां पर रिजर्वेशन देंगे, क्योंकि आपको पता है वहां पर आपका कोई स्टेक ही नहीं है। आजकल की जनता समझदार है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम महिला वुमेन रिजर्वेशन बिल को लाएंगे, ला रहे हैं और ले आए, तो एक महिला होने के नाते उनको वो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि कोई एक ऐसे नेता हैं जो प्रॉमिसेस करते ही नहीं है, उसको डिलीवर भी करते हैं। अब जैसे लाडली योजना की हम बात करें, एक महिला के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। कहीं ना कहीं आप अगर आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो अपने परिवार को किस स्तर तक आगे ले जा सकते हैं। यही जब कांग्रेस करती है तो आप उसको मुफ्त की रेवड़ियां कह देते हैं। मुफ्त की रेवड़ियों का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप हिमाचल में इस तरह के प्रोमिसेस करते हैं और अलग तरीके से, तो वहां पर आप अपना बजट देखेंगे, वेरिएंस एनालिसिस देखेंगे, तमाम सारी चीजें देखेंगे। क्योंकि आने कुछ समय बाद क्या हुआ कि जब आपने वहां पर इस तरह के प्रोमिसेस किए तो आपके पास सरकारी एम्प्लॉइज को पे करने के लिए पैसे भी नहीं थे, आप तनख्वाह नहीं पे कर पाए। आप जब जाते हैं कर्नाटका में, कहते हैं कि हम आपको 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन उसके 3 दिन बाद ही 4.5 रुपए यूनिट आपकी बिजली बढ़ जाती है। लेकिन सस्ता सिलेंडर तो आप भी वादा करते हैं ना शिवम त्यागी। हम तो देते भी हैं, हम वादा कहां करते हैं, हम तो देते हैं। उज्ज्वला इस पूरे देश में अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। चुनावों की दहलीज पर आपको अपने घोषणा पत्र में डालना पड़ता है बिल्कुल कि हम सस्ता सिलेंडर देंगे। मैं मानता हूं यानी कि उसके बगैर काम नहीं है। मैं मानता हूं कि देश 75 साल का हो गया है आजादी हुए और 1947 के बाद आज हम 2023 में खड़े हुए हैं। इस देश में अगर महिलाओं को आज भी चूल्हे पर काम करना पड़े, अपनी आंखें फोड़नी पड़े, तो ये किसी भी सरकार के लिए जो 58 साल इस देश में रही है बेहद ही गलत काम है। कहीं ना